नमस्कार, स्वागत है आपका ख़ास मुलाकात में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ शासन की एक ऐसी हस्ती हैं जो कि आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देती हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार में एकमात्र महिला चेहरा है, प्रबुद्ध हैं, मुखर हैं, अपनी बातें रखने में कभी पीछे नहीं रहती। एक ऐसे वर्ग से आती हैं जो कि छत्तीसगढ़ में बहुतायत में और जिसको एक अच्छे प्रतिनिधित्व की वाकई में ज़रूरत है। मुलाकात करते हैं मंत्री अनिला भेड़िया से, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया। बहुत स्वागत है मैम। हम छत्तीसगढ़ शासन में इकलौती महिला मंत्री हैं आप, और निश्चित रूप से 2.5 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है आप लोगों को यहाँ काम करते करते। मैं थोड़ा पहले जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपकी राजनीति में एंट्री हुई। शायद बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी। मैं जानना चाहूँगा, क्या इंटरेस्ट था राजनीति में आपका, या कोई एक्सीडेंटली आपका यहाँ पर राजनीति में आना हो? बिल्कुल एक एक्सीडेंटली है। मेरा ऐसा कोई सोच भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी, परंतु जो मेरे वो जो है चाचा ससुर जो थे राजनीति में थे, और डोंडी लोहारा विधानसभा से 1960 से लोग उस विधानसभा में परिवार प्रतिनिधित्व करते आ रही थी। तो लोगों को लगा कि इस परिवार से अब नेतृत्व क्षमता जो दिख रही है वो इनमें शायद लोगों को दिखा, मुझ में। मेरे वरिष्ठ नेता लोग हैं या क्षेत्र के लोग हैं, तो उन लोगों ने बोला कि आप इस क्षेत्र में आइए, और उन लोगों के सहयोग से मैं आज यहाँ हूँ। तो क्या जब चुनाव लड़ी तब आप सीधे लोगों के बीच पहुँची, या आम लोगों के बीच में आना जाना आपका लगा रहता था? कुछ ऐसा काम आप करती थी कि लोगों से इंटरेक्शन बना रहता था? नहीं, मेरा वैसे पहले से भी लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक उससे जुड़ी हुई थी। और जैसे साहब मेरे थे आईपीएस अफसर थे, तो जैसे हम लोग अपने विभाग में भी सोशल वेलफेयर वगैरह का काम करते थे। कुछ ऐसे मजबूर लोग हैं, मेरी एक आदत थी जहाँ मैं सहयोग कर सकती हूँ, जिस स्तर पे उस स्तर पे मैं हमेशा पहले से शुरू से सहयोग करती थी लोगों को। तो मेरा तो वैसा सामाजिक क्षेत्र में मेरा वो झुकाव तो था ही। हमने सुना कि पेट्रोल पंप भी एक बड़ा अहम जगह और वजह रही जिससे आप लोगों से इंटरेक्शन आपका बढ़ा और आप में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। बिल्कुल। मैं एक मेरे नाम से पेट्रोल पंप, वो तो जब मैं पेट्रोल पंप के लिए फॉर्म भरी तो मेरे परिवार के किसी को पता नहीं था कि इसने फॉर्म भरा है। साहब जब बाहर अब एसपी वगैरह के पोस्ट में थे, तो हम लोग साथ साथ 6 महीना साल भर कहाँ साथ रहते। तो मैं बच्चों को लेके भिलाई में रहती थी, तो वहाँ पेपर में वैकेंट निकलता था, तो उसमें मैंने भर दिया। और था ही मेरा मायका वहाँ, तो वो क्षेत्र के लिए निकला तो भर दिया और सिलेक्ट भी हो गई। और वहाँ फिर बच्चे छोटे थे तो कोई देखने वाले नहीं थे, तो मैं बैठती थी और मैं ही पूरा उनका संचालन करती थी शुरू से लेके आखिरी तक। तो वैसे भी मेरी लोगों से मिलना जुलना मुझे अच्छा लगता था, तो सब दीदी दीदी करके, मेरे से छोटे वहाँ के लोग, मेरे से बड़े जो चाचा वाचा के रिश्ता में रहते थे, ताऊ के रिश्ता में, सभी आते जाते बैठते थे। जो राजनीति से भी जुड़े थे उन लोग भी बैठते थे। तो ये भी था एक मेरा राजनीति में आने का महत्वपूर्ण कारण। तो पेट्रोल पंप क्या जब दिमाग में था तो बिजनेस करना है ये दिमाग में था, या कुछ अपने पैरों पे खड़े होना है, अर्निंग करनी है, ऐसा कुछ दिमाग में था जिसकी वजह से ये चालू किया? नहीं, मैं खाली रहती थी ना, तो सर्विस तो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं कोई उसमें वैकेंसी निकला और भर दूं तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। पर मुझे जाना नहीं था। मुझे ये लगा ज़रूरतमंदों को आवश्यकता है नौकरी की, तो कोई बेरोज़गार लग जाएगा, उसका जगह मैं छीन लूँगी, इसलिए मैं नौकरी में ध्यान नहीं दी। तो एक बिजनेस के और थोड़ा सा मेरा झुकाव भी था। तो ये अच्छा क्षेत्र था बैठने का, लोगों को मिलने का, जुड़ने का। तो मैं ये पेट्रोल पंप भी हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम लोग सक्षम थे तो ये कर लिए। शुरुआती आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई, और बचपन में क्योंकि हर कोई एक सपना रहता है, आपने कहा नौकरी नहीं करना चाहती थी, कुछ तो आप सोचते होंगे कि बड़े होकर मैं ये करूँगी
या फिर हाउस वाइफ ही बनूंगी, ऐसा कुछ सोचती? नहीं नहीं, मेरे को टीचिंग लाइन में जाना था। मेरा स्कूली शिक्षा वहीं डोंडी लोहारा से ही हो। वहाँ तक मैंने 10th तक वहाँ तक की। फिर 11th में मेरे बड़े भैया सर्विस में थे तो मोहल्ला मानपुर में की। उसके बाद पहले क्या है, मैट्रिक के बाद गांव स्तर पे तो शादी कर देते हैं, तो मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद एजुकेशन में शादी के बाद की। मेरी पढ़ाई की जो शौक़ थी वो ख़त्म भी नहीं हुआ था, परंतु मैंने 18 साल बाद 12वीं की एग्ज़ाम दिलाई। जब मेरा बेटा वो उसमें 10th में था, तो वो पढ़ता नहीं था, तो मैं बोली अब इसके साथ क्या किया जाए, इसके साथ बैठने के लिए कुछ। तो मैंने भी 12वीं का एग्ज़ाम वो फॉर्म भर दी। तो दोनों पढ़ते थे, उसके साथ साथ मेरे साथ वो भी पढ़ता था, तो मैं 12वीं का दिला ली। फिर उसके बाद साहब बाहर ही रहते थे, तो हम लोग फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएट फिर हो गया। तो टीचिंग का शौक़ आपने घर में ही पूरा कर लिया? हाँ, घर में ही पूरा कर लिया मैंने। बिल्कुल। बहुत अहम मंत्रालय है आपके पास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और आप जिस वर्ग से भी आती हैं छत्तीसगढ़ में भी उनको काफ़ी प्रमोट करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी महिलाएं हैं, हम सभी मानते हैं कि बहुत मेहनती होती हैं, और जो परिवार भी होता है महिला सेंटर्ड होता है, वहाँ महिला भी एक तरीके से मुखिया के तौर पे होती हैं। बावजूद इसके हमारी जो आदिवासी महिलाएं हैं, आपको क्या लगता है पीछे क्यों रह जाती हैं? क्या वजह रहती है कि वो हाइप उनको नहीं मिल पाता, वो प्रमोशन नहीं मिल पाता? कुछ तो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो हमारे आदिवासी बाहर आए हैं, निकले भी हैं, और आजकल बस्तर वगैरह से भी निकल के आ रहे हैं। अच्छे अच्छे जो उसमें सर्विस में भी बच्चे निकल के बाहर आ रहे हैं। परंतु कुछ ऐसा अभी भी क्षेत्र है जहाँ मेहनत तो हमारी महिलाएं करती हैं, चाहे वो खेत हो चाहे आपके घर में हो, हर जगह महिलाएं मेहनत करती हैं, परंतु अभी भी उनको थोड़ी सी शिक्षा की कमी मुझे लगता है कि उनके परिवार हैं जो शिक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें आगे प्रमोट करने में दिक्कत होती है। पर पहले के अपेक्षा हमारी आदिवासी महिलाएं भी बहुत आगे आ गई। आज आप देखिए, चाहे फैशन डिज़ाइनर भी हमारे एक लड़की है यहाँ से मोहल्ला मानपुर से, जो हम वहाँ हैदराबाद में एजुकेशन ली और अच्छा उसमें है। बड़े बड़े पुलिस में भी हमारे अधिकारी हैं, IAS IPS हर वर्ग में आज हमारे आदिवासी लड़कियां आ रही हैं। DSP डिप्टी कलेक्टर, बहुत से अभी तो इस बैच में तो बहुत सारे हमारी लड़कियां सेलेक्ट हुई, तहसीलदार से लेके ऊपर तक डिप्टी कलेक्टर तक के लड़कियां आ रही हैं। तो जो झिझक है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है? झिझक भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और उनके परिवार भी उन्हें आगे बढ़ाने में अब तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी आदिवासी महिलाएं पीछे रहेंगी। परिवार का सहयोग बहुत अहम रहता है, बहुत ज़रूरी। आपको किस तरीके का परिवार का सहयोग? मेरे को तो पूरा सपोर्ट मिला, इसलिए आज यहाँ तक मैं आई हूँ। पूरा परिवार मेरे साथ था, और राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए पहले तो कोई सोचे भी नहीं थे, पर मेरे जो मिस्टर हैं उनका पूरा सहयोग रहा कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दिए कि इस क्षेत्र में जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम्हारा काम है, उसके लिए कभी ऐसा हस्तक्षेप नहीं किए और हमेशा सहयोग किए। जहाँ पे कुछ गलत या मुझे समझ नहीं आए वहाँ पे उन्होंने पूरा सहयोग किया। क्या जब पहला चुनाव आप लड़ी और अच्छे मतों से जीती, तब आपने सोचा था कि विधायक भी बन जाऊंगी और आज एक दिन मंत्री भी बन जाऊंगी? तब क्या था दिमाग में, कोई गोल था, कोई लक्ष्य भी था कि राजनीति में यहाँ तक जाना है? नहीं, मंत्री का तो कभी सोचे नहीं थे, पर चुनाव अगला, क्योंकि जब जिला पंचायत बनी तो उसी समय अपना कर्मा जी उस समय वो थे प्रदेश अध्यक्ष, तो उस समय उन्होंने पूछा भी था कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या, तो साहब मेरे यहाँ मना कर दिए थे। मेरे बड़े भैया अभी राजनीति में, तो उनके रहते मैडम नहीं आएगी आगे, तो फिर उसके बाद साहब ही बोले कि हम नीचे से चुनाव लड़ते। तो मैं भी सोची नीचे से चुनाव लड़ूं तो कुछ जानकारियां मिल जाएगी, राजनीति के बारे में भी समझ लूँगी। तो उसके बाद सेकंड विधानसभा मिला, तो विधानसभा तो जीतूंगी। मुझे लोगों को देख के लगता था कि, और उन लोग की
मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता लोग विचार बना लिए थे कि हम लोग इन्हें ही विधायक बनाएंगे। तो विधानसभा तक तो ठीक था, फिर आज मैं मंत्री बनूंगी ये कभी सोची नहीं थी। कैसे सब कुछ हुआ? अब हालांकि नाम आपका निश्चित रूप से चल रहा था, जब तय हो रहा था कि मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं, तो महिला चेहरे के तौर पे आपका नाम चल रहा था। लेकिन कैसे आपको सूचना मिली, क्या आपकी फीलिंग थी जब आपको पता चला पहली बार कि हाँ मंत्रिमंडल में आप शामिल हो रही हैं? नहीं, मंत्रिमंडल में क्योंकि हम लोग इतने महिलाएं चुनाव लड़ी थी, उसमें दोबारा जीत के मैं ही आई थी, तो इसलिए वरिष्ठ लोग का सोचना रहा होगा कि डबल ये जीत के आई हैं और पढ़ी लिखी हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में लेना चाहिए। तो मेरे सभी वरिष्ठ नेता लोग के आशीर्वाद रहा, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। और मंत्री बनने के बाद फीलिंग तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ मुझे कि मैं आज मंत्री बन गई या कुछ। मैं विधायक हूँ, जनता चुन के भेजे हैं, पर ये है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो उस जिम्मेदारी को हम पूरा कर लें, बस ये मन में आता था। बाकी ऐसा कुछ कि मैं ये बन गई वो बन गई ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ। इतना लंबा समय जितना आपने गुजारा है अपने मंत्रालय को लेके, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जब आपने शुरुआत की थी मंत्री के तौर पे इस डिपार्टमेंट में, महिला एवं बाल विकास में, क्या समस्याएं महिलाओं को लेकर थी और अब कितना उसे हल कर पाने में आप सफल रही हैं? महिलाओं की मेन समस्या थी उनकी रोज़गार की, है ना। महिलाएं भी आजकल, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, आप सब देख रहे हैं, तो महिला भी चाहती हैं कि अगर एक पुरुष काम करे तो उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हो सकती, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, या जो उनकी शौक़ है पूरी नहीं कर पाते। तो महिलाएं भी चाहती हैं कि हम भी कुछ करें। तो आप लोग सब देख ही रहे होंगे, जब से हमारी सरकार आई है, महिला समूह को प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी। तो हमारे विभाग में भी हम लोगों की भी यही मानसिकता है कि हम लोग जितना हमारे महिला समूह को प्रमोट करेंगे और उनकी आर्थिक दशा सुधारेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। और हम लोग कर रहे हैं, आज देख रहे हैं आप गौठानों में या और जगह बिहान के माध्यम से हमारी महिला समूह अच्छा पैसा कमा ले रही है। और हमारे यहाँ भी महिला समूह में अभी तीजापुरा में हमारे मुख्यमंत्री जी लोन उनके माफ़ कर दिए, तो उनकी हौसला और बढ़ गई। उनको 1 लाख लोन दे रहे थे, आज 2 से 4 लाख लोन मिल जाएगा। तो अपनी और छोटी मोटी जो व्यवस्था है, अपनी दुकानदारी या जो भी उनकी काम है उसको बढ़ा सकती है। तो मैं सोचती हूँ कि हमारी महिला समूह की बहनों को एक और उत्साहवर्धन के लिए ये मुख्यमंत्री जी काम किए, तो उनको बहुत अच्छा होगा और हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाओं की हौसलाएं बुलंद होगी। मुझे निश्चित रूप से मैंने देखा भी है, बस्तर में जो महिलाएं जो काम कर रही हैं, कई तो ब्रांड ऐसे हैं जिनकी डिमांड दिल्ली और बल्कि विदेशों तक भी है। तो समझा जा सकता है कि महिला जो उनके काम है वो कितनी अच्छी क्वालिटी होती है और उनको पसंद किया जा रहा है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र की महिलाएँ होती हैं, पढ़ी लिखी महिलाएँ होती हैं, रोज़गार करना चाहती हैं, उनके लिए भी क्या कुछ आपके दिमाग में चलता है कि उनके लिए भी कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ख़ास तौर पर मौका मिले या मौका दिया जा सकता है, या उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती? शहरी क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादातर सर्विस को प्रिपेयर करती हैं, तो इन लोग ज़्यादातर, पर अब यहाँ भी समूह वाले हमारे बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं। और इनको तो महिला समूहों को हमारी छत्तीसगढ़ सरकार हाँ बाज़ार मार्केट देने की भी व्यवस्था कर रही है। इनके लिए एक अलग मार्केट बना रहे हैं, जितने समूह जो काम कर रहे हैं। आप लोग देखोगे शहर में भी बढ़िया साबुन बना रहे हैं, अभी मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइज़र बना रहे हैं। आपके पियर्स वियर साबुन को फैल कर देते हैं लोग, इतनी अच्छी क्वालिटी है इनकी। अगर हम इनको मार्केट दे देंगे तो शहरी क्षेत्र की महिलाएँ भी आगे निकल जाएंगी। और खासकर सरकार लोन अच्छा 3% में लोन दे रहे हैं, 0% में लोन दे रहे हैं। महिलाओं को तो बहुत ऐसी व्यवस्थाएं कर दे रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शहर की भी महिलाएं पीछे रहेंगी। एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की हमेशा से लोग कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली। जब आप मंत्री बनी तो निश्चित रूप से आपके सामने भी ये विषय आया होगा। आपको क्या लगता है इन समस्याओं की वजह क्या है और आप कितना सफल हो पाई हैं इसको हल करने में? वैसे ये जो मामला है, वैसे अधिकतर तो हमारे यहाँ पुलिस विभाग ही हैंडल करते हैं।
तो हम लोगों के पास अगर इस तरह की मामला आ रही है, जैसे महिला आयोग में भी आती हैं, तो महिला आयोग में तत्काल इस समस्या का समाधान भी हो रहे हैं और पुलिस विभाग में भी तत्काल कार्रवाई हो रही, कार्रवाई में कोई लेट लतीफ़ नहीं हो रही है। तो इसमें मेरी तो सोच है कि मेरे छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामला ना आए, इसके प्रयास हम सब करते हैं और विभाग पे इसमें सक्रिय है। बिल्कुल। और जैसे बच्चों की हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा भी कुपोषण को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं और नक्सल समस्या से बड़ी समस्या उन्होंने कहा कि कुपोषण की समस्या है। सुपोषण अभियान लगातार चल रहा है और काफ़ी इस पे सुधार भी हुआ है और बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत आगे आप महसूस होती है। तो इन बच्चों के लिए भी क्या आपको लगता है कि सुपोषण का जो अभियान है कहाँ तक ये पहुंच पाया है, आगे क्या इसके लिए कुछ प्लानिंग और सोच रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चालू हुआ, उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी और मुझे लगता है पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ एक उदाहरण है इसके लिए। जो आज साल में हम लोग 16% 13% के आसपास हम लोग कुपोषित बच्चों को बाहर निकालते हैं। तो इसमें मेहनत तो पूरा किए, परंतु अभी 2 साल से जो कोरोना वाला बीच का वो जो था उसमें थोड़ी सी रुक सी गई थी, रुकी नहीं मतलब स्लो हो गई थी, क्योंकि सूखा राशन दे रहे थे। तो सूखा राशन हो सकता है उनके मदर फादर उनको ठीक से खिलाए या ना खिलाए, पर आज हम लोगों ने कहीं पर भी आंगनबाड़ी नहीं खोला है, पर छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने आंगनबाड़ी खोल के उनको गर्म भोजन, पौष्टिक जो चीज़ें हैं उनको दे रहे हैं। जैसे अंडा है, कई जगह लड्डू है, जहाँ जहाँ DMF का भी सहयोग ले रहे हैं हम लोग, और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं बड़े बड़े, इन लोग से भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं। इनके माध्यम से शासन जो कर रहे हैं, पर ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो हमारे प्रदेश के बच्चे को कुपोषण, क्योंकि वही नींव है हमारी। अगर हमारे प्रदेश के बच्चे या देश के बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ या स्वस्थ भारत कैसे कहलाएगा। इसलिए ये हमारा मुख्यमंत्री जी को तो हम सबको धन्यवाद देना चाहिए, जो नक्सली समस्या और कोई भी समस्या से बढ़ के है हमारा ये बच्चों की जो कुपोषण। आप लोग देख रहे हैं हमारे माताओं के लिए भी पूरे गर्म भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, गर्भवती माताओं को, शिशुवती माताओं को, तभी तो बच्चे स्वस्थ होंगे। इसलिए अभी हमारे छत्तीसगढ़ में इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा हो, क्योंकि कई जगह अंदर अंदर ऐसा रहता है कि जहाँ अपन लोग कई बार निरीक्षण या नहीं कर पाते, वहीं थोड़ा सा गड़बड़ी होती होगी। ऐसे इतना बड़ा हमला है, हो सकता है कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, पर हम लोग पूरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और आगे अच्छा करेंगे इसको। आपने बताया कि परिवार का हमेशा से संबल रहा है आपका, परिवार ने आगे बढ़ाया, खासकर आपके पति का खास तौर पे योगदान रहा है, लेकिन कोरोना काल में आपने जीवन का एक बड़ा दुखद पहलू भी देखा है, दुखद पक्ष भी देखा। अब वो आपके साथ नहीं है, किस तरीके से उसके बाद जीवन में बदलाव आया, या आप किस तरीके से उसके बाद काम में आपने फोकस किया? क्योंकि एक जो बड़ा संबल होता है हमेशा दिमाग में रहता होगा कि वो साथ हैं कुछ भी डिस्कशन करने के लिए। हाँ, इसकी कमी तो हुई है। अब क्या ऐसा समय था, मैं तो जीवन में पहला मेरा दुख था, कभी दुख तो देखी नहीं थी। तो आज पर उनके बताए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और हमेशा वो बात याद आती है, कुछ करना होता है तो, और आगे बढ़ रहे हैं। पर जो जिम्मेदारी जनता दी है उस जिम्मेदारी को भी निभाना है, इसलिए निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को आप बेहतर तरीके से निभा भी रही हैं आगे। क्या लाइफ के रूटीन में अब आपके बच्चे भी साथ में हैं, तो उनको किस तरीके से उनके साथ आप समय दे पाती हैं? क्योंकि अब दोनों भूमिकाओं में आप ही हैं और एक बड़ा जिम्मेदारी आपकी जनता के प्रति भी। बच्चे बड़े हो गए हैं और लोग भी मेरे साथ ही रहते हैं और कुछ पैतृक सब है उसे भी बच्चे लोग ही संभाल रहे हैं। अब मैं ही दोनों तरफ बैलेंस बना के, राजनीति में भी जनता को भी देखना है, घर को भी देखना है, तो परिवार का और बच्चों का सब वो सहयोग रहता है, सब साथ मिल के
और हमारे सब दोस्त यार, फैमिली जो बैकग्राउंड है, और विभाग के भी मेरे सब सहपाठी लोग हैं, सभी लोग मतलब सहयोग करते हैं। और क्षेत्र के जनता भी हमेशा से उस क्षेत्र में मुझे हमेशा बहन और बेटी का भी प्यार मिला, तो उन लोगों की पूरा सहयोग, और मेरे वरिष्ठ जितने राजनीतिज्ञ लोग हैं उन लोग का भी हमेशा मुझे सहयोग मिला। कहीं पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे साहब के जाने के बाद जैसे मेरे और राजनीतिज्ञ वरिष्ठ लोग हैं उन लोग कुछ निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उन लोग मुझे हमेशा हौसला दिए, मेरा संबल बढ़ाए, इसलिए आज मैं इस पद में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही। राजनीति में या जीवन में हर किसी भी व्यक्ति का कोई ना कोई आइडियल होता है। आपका भी कोई आइडियल है? आपको भी लगता है कि इसके ज़रिए इसके तरह मुझे बनना है, या मुश्किल में कुछ इसकी तरह से काम करना है? मुझे ऐसा नहीं, मुझे आइडियल हमेशा जनसेवा का रहा। और इंदिरा गांधी जी को मैं अपना वो मानती थी कि आज वो इतने बुलंदी पे वो एक महिला होके ऐसा काम की है, तो मुझे भी लगता है, खैर राजनीति का तो नहीं, पर मैं हमेशा से मैं जनसेवा में रहूं, और जो दुख तकलीफ़ जिसको आवश्यकता है मेरी, वहाँ मैं उनको सहयोग करूं, यही मेरी वो इच्छा रहती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में मैं इंदिरा गांधी जी को अपना आइडियल मान के चलती हूँ, जो हमेशा लोगों के लिए खड़ी रहती थी, देश के लिए खड़ी रहती थी। तो मेरा भी जहाँ आवश्यकता पड़े, देश के लिए हो या जनता के लिए हो, तो मैं भी वहाँ खड़ी रहूँ, ये मुझे नहीं, वो चीज़ दिखती भी है। विनम्रता सरलता ज़रूर है, लेकिन वो लोहा आपके अंदर भी नज़र आता है राजनीति में। मजबूती के साथ आप जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, खाली समय तो मिलता नहीं होगा, लेकिन जब भी कभी मिलता है, क्या करना पसंद करती हैं आप? क्या हॉबीज़ रखती हैं? मेरा तो इंटरेस्ट है, मैं कुकिंग में तो रहता है मेरा शुरू से, और मेरा खेती बाड़ी में भी इंटरेस्ट रहता है कि एक बार एक राउंड में अपने गांव भी जाती हूँ तो थोड़ा सा खेत वेत घूम के आ जाती हूँ, नौकरों से बात कर लेती हूँ, क्या हुआ क्या है, किस में अभी सब चल रहा है। तो खेती बाड़ी में भी मेरा इंटरेस्ट है। तो कुकिंग के लिए समय मिल पाता है अभी? हाँ, सुबह में पहले अपना किचन जाके कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना कुछ काम करती हूँ। अच्छा, अब रोज़ मतलब किचन में जाती हैं? रोज़ किचन में मैं अपना कुछ एक चीज़ आइटम बनाती हूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ। वाह, ये तो वाकई मिसाल है लोगों के लिए, जिनको लगता होगा कि आप मंत्री बन गई हैं या इतनी व्यस्तता है तो किचन में जाना आपने छोड़ दिया होगा, लेकिन दोनों ही पक्ष बड़े अच्छे से संभाल रही हैं आप, घर भी और बाहर भी। ये एक शायद ईश्वरीय गुण भी होता है, ईश्वरीय ताकत भी होती है महिलाओं को, जो ऊपर वाले ने दी है। डिमांड भी आते रहती होगी घर से कि आज बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे लोग अब बहुएँ आ भी गई हैं तब भी माँ आपको बनाना है, या और जैसे परिवार वाले भी आप ये बना दीजिए, आज कर। साहब भी जैसे थे तो पहले एक मेरा सब्जी बना दो, उसके बाद निकलना बोलते थे, तो मेरा एक इंटरेस्ट था, और खाने के शौकीन है परिवार वाले। तो कौन सी डिश बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं आप, या डिमांड आती है ज़्यादा? मैं हर तरह की बना, नॉन वेज वेज दोनों बनता है, दोनों अच्छे से बना लेती हूँ। चलिए अनिला जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए भी। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थी महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी। आज समझ सकते हैं कि ऊपर वाले ने महिलाओं को जो शक्ति दी है उसका जीता जागता स्वरूप अनिला भेड़िया जी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेहतरीन तरीके से परिवार भी संभालती हैं, जनता को भी संभालती हैं, और लगभग 3 वर्ष होने को आए हैं। निर्विवाद रूप से अपने डिपार्टमेंट को संभाल रही हैं, लगातार एक्टिव रहती हैं आम जनता के बीच भी, कभी पेड़ के नीचे भी बैठने में गुरेज नहीं करती हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए सभाएं कहीं भी लगा लेती हैं। यही वजह है कि जो जनता है इनसे जुड़ने में, मिलने में हिचकिचाती भी नहीं है, और किचन में भी रोज़ जाती हैं, वो बता रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कई सारे डिपार्टमेंट को एक साथ संभालते हुए, बल्कि सफलतापूर्वक संभालते हुए वो आगे बढ़ रही है। तो ख़ास मुलाकात में आज इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात किसी और शख्सियत से, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।